आज सरकार क्यों डरी है जनगणना के नाम पर? इतना डरी है कि जनगणना ही नहीं करवाया। 21 में जनगणना होना चाहिए था ना। अरे तो 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल रहा है, क्यों नहीं हो रही जनगणना? सरकार कह रही कोविड है इसलिए नहीं हो रहा है। तो कोविड है, कब का चला गया? तब से कितने चुनाव हो गए, फिर चुनाव हो रहे हैं। तो कोविड क्या जनगणना रोकने का कारण है? कोविड जनगणना रोकने का कारण नहीं है, आपके आंदोलन का दबाव जनगणना रोकने का कारण है कि अगर जनगणना करेंगे और उसमें ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो देश में बवाल खड़ा होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो खुलेआम कह दिया है करके दिखाओ, जनगणना करके दिखाओ, बिना हमारी जनगणना के करके दिखाओ, हम भी देखते कैसे करते। होने नहीं देंगे तो पता है बवाल खड़ा हो जाएगा। 2024 का इलेक्शन सर पर है, अगर देश भर में ओबीसी के लोग सड़कों पर आ गए कि जनगणना में हमारी जनगणना करो तो 24 का इलेक्शन तो हार जाएगा। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। आवाज जा रही पीछे तक? साथियों नहीं नहीं हो चली जाएगी, अभी थोड़ा जब इंजन गर्म होगा थोड़ा तो चली जाएगी। अभी तो खड़े हुए हैं। साथियों, देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में आजादी का अमृतोत्सव भी मनाया जा रहा है। प्रधान जी बैठे हैं, उनको बेहतर पता होगा कि देश में मनाया जा रहा है। मतलब आप गांव में जाओ, गांव की ऑफिस में जाओ, जो सचिवालय है गांव का, इन लोगों की गांव की ऑफिस है, आप ब्लॉक की ऑफिस में जाओ, आप तहसील की ऑफिस में जाओ, आप जिले की ऑफिस में जाओ, आप प्रदेश की ऑफिस में जाओ, आप देश की ऑफिस में जाओ, वहां आपको लिखा मिलेगा कि आजादी का अमृत उत्सव। और संसद में सरकार चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। अब अमृत उत्सव भी मनाया जा रहा है और अमृतकाल भी चल रहा है, और हम लोग उसमें ताली भी बजा रहे हैं, क्योंकि हमारी मर्जी हो तो भी ताली बजाना पड़ेगा, मर्जी नहीं हो तो भी ताली बजाना पड़ेगा। वैसे ताली बजाने वाली जमात अलग है। ताली बजाने वाली जमात को आप लोग क्या कहते हैं? तो जमात अलग है ताली बजाने वाली। मगर आजकल हम ही लोगों को ताली बजाने की जमात में शामिल कर दिया गया है। जिस चीज से हमको कोई फायदा नुकसान नहीं, उसमें भी हमसे ताली बजवाया जा रहा है और हम बजा रहे। 370 हटी कश्मीर में, फायदा होगा कश्मीर के लोगों का, नुकसान होगा कश्मीर के लोगों का, ताली हम लोगों ने बजाया कि नहीं बजाया? कई जगह तो हमने पूछा, कई नौजवान साथी थे हमारे, वो बहुत खुश थे, तो हमने पूछा भाई तुमको क्या फायदा क्या नुकसान होगा? तो कहा अब कश्मीर में जमीन लेने का मौका मिल जाएगा। तो हमने कहा तुम्हारे गांव में जमीन बिक रही है, खरीदोगे? तो कहा पैसा कहाँ है? तो हमने कहा गांव में खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इतनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, किसानों की हालत खराब कर दी गई है कि आप गांव में अब रिश्तेदारी करने के लिए भी आदमी 2-4 बार सोच रहा है। पहले जब फुर्सत होती थी खेती के काम से तो आदमी मोटरसाइकिल निकालता था और 2-4-10 रिश्तेदारी घूम के आता था। अब 10 बार सोचता है कि यार पेट्रोल बहुत महंगा है, जाएंगे तो मिठाई भी लेके जाना पड़ेगा और 100-200 और भी खर्चा आ ही जाएगा जाएंगे तो अगर इस प्रकार से जाएंगे तो 2-4 हजार रुपए खर्चा हो जाएगा। तो ये सब सोचते सोचते फिर मन बना लेता, चलो अब जाने से क्या फायदा है, मोबाइल पर तो हालचाल मिल ही जाती है। तो इतना ज्यादा हालात खराब हो गए, मगर हम ताली बजा रहे। तो हर काम के लिए हम ताली बजा रहे, 370 हटा हम ताली बजाए। तो उन लोगों ने कहा कि गांव की जमीन नहीं खरीद सकते। हम कहे जब गांव की जमीन नहीं खरीद सकते तो सरकार तो तुम्हारी पुश्तैनी जमीन अडानी को देना चाहती है।
और इसके लिए 3 कृषि कानून सरकार ने लाए थे। ये तो भला हो हरियाणा पंजाब के किसानों का, उन्होंने शहादत दे करके रोक लिया, उसको बचा दिया। काम तो देश भर के किसानों का था, जमीन केवल हरियाणा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की जाती, जमीन तो सबकी जाती, लेकिन लड़ाई उन्हीं लोगों ने ज्यादा लड़ी, हम लोगों ने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी। अगर पूरा देश खड़ा हो गया होता तो उतना समय नहीं लगता जितना समय लगा किसान आंदोलन। तो हमें समझने की जरूरत है, सरकार तो हमारी पुश्तैनी जमीन लेना चाहती है और अडानी को देना चाहती है, और हमें बताया जा रहा ताली बजाओ 370 हटा करके कश्मीर में जमीन लेने का मौका मिल जाएगा, और हम खुश हो जाते हैं, ताली बजाते। फिर 3 तलाक खत्म कर दिया गया। अब बताइए ओबीसी SC ST के लोगों का 3 तलाक से कोई लेना देना है? हम लोगों में 3 तलाक लागू है, हम लोग 3 बार में तलाक देते हैं। जब हमारे पर लागू ही नहीं है तो हमें ना उसका फायदा है ना उसका नुकसान है, लेकिन हमें सरकार की उपलब्धि गिनाई जा रही है कि सरकार ने 3 तलाक हटा दिया और हम खुश हैं, ताली बजाए। हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं है। ताली बजाना है तो जो 3 तलाक लेते देते हैं वो बजाएं, उनको ठीक लगता बजाएं, नहीं ठीक लगता विरोध करें, लेकिन हमारा आपका कुछ लेना देना नहीं, हमारा आपका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हमको खुश किया जा रहा। आजकल टीवी वाले खबर दिखाते हैं पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है, बांग्लादेश में खाने को कुछ नहीं है, श्रीलंका में खाने को कुछ नहीं है, सब भुखमरी से मर रहे हैं। खुश हम लोग मन ही मन होते हैं, जैसे मोदी जी की वजह से वो सब भुखमरी से मर रहे हैं। लेकिन भारत की हालात क्या है, भारत में क्या स्थिति है, क्या इसके बारे में भी कोई चर्चा टीवी पर होती है? क्या इसके बारे में भी दिखाया जाता है? अरे हम पाकिस्तान की सरकार बनाते हैं कि भारत की बनाते हैं? जब हम भारत की सरकार वोट देकर बनाते हैं तो भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है ये जानना हमको जरूरी है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये जानना हमको जरूरी नहीं है, हमें भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है ये जानना जरूरी है। लेकिन वो खबर चलवाने वाले भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान का इनको पता चलेगा, बांग्लादेश का इनको पता चलेगा, श्रीलंका का इनको पता चलेगा कि वहां लोग भुखमरी से मर रहे हैं, तो ये मन ही मन खुद ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को खुश होने के लिए पड़ोसी का दुखी होना जरूरी है। हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारी सोच क्या है, हमें खुश होने के लिए पड़ोसी का दुखी होना जरूरी है। हम कितने दुख में हैं इससे हम दुखी नहीं रहते, हम जब ये देखते पड़ोसी हमसे सुखी है तब हम दुख में हो जाते, और जब हम कितने भी दुख में हो और हम ये समझ जाएं पड़ोसी हमसे ज्यादा दुख में है तो हम मन ही मन सुखी हो जाते हैं। तो ये समझकर ही तो खबर दिखाई जा रही है कि आपकी महंगाई, आपकी बेरोजगारी, आपका आरक्षण, आपके खेती की कीमत नहीं मिल रही है, फसल की, ये सब आप भूल जाओ, आप ताली बजाओ इसमें कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वालों को खाने को कुछ नहीं है, हमें तो कम से कम 2 जून रोटी मिल रही है, इतने में खुश रहो। अरे भारत के सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की कोई औकात है? जितना हमारा उत्तर प्रदेश है उतना भी पाकिस्तान का मामला है। भारत के सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की कोई औकात नहीं है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी, हमारा मनोविज्ञान टीवी के माध्यम से ऐसा बनाया जाता है। हमारी समस्याओं पर टीवी अखबार वाले चर्चा नहीं करते। हाँ, उन्हें जो पाकिस्तान से एक महिला आई है उस पर दिन रात चर्चा करने की टाइम, 4 लड़के लेकर आ गई, बच्चे लेकर, उसको घुमा घुमा कर दिखा रहे। एक बाबा है बागेश्वर धाम वाला, उसको कितना दिखाते चमत्कार करता है कि नहीं करता है। अब जो चमत्कार को मानते हैं वो तो देख ही रहे टीवी में घुसकर, और जो नहीं चमत्कार को मानते हैं वो भी इसलिए देख रहे, देखे करता कैसे। तो दोनों बिजी हो गए ना, जो मानता है वो भी देख रहा है, जो नहीं मानता वो भी देख रहा है, तो अपने हक अधिकार की लड़ाई कब लड़ेगा? अगर इतनी बड़ी किसी के अंदर चमत्कार की ताकत है तो कर दे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, अच्छे हैं बहुत सारे लोगों के पास, क्योंकि हमारे देश में मकान बनाना बहुत कठिन काम है। कितना कठिन काम है। किसान आदमी एक बार नींव डालता है मकान की, फिर सोचता आपकी गन्ना का पैसा आएगा, पिपरमिंट का पैसा आएगा, या गेहूं का पैसा आएगा, या जो खेती वो करता है पैसा आएगा तो दीवार खड़ा करेगा, दूसरी बार तीसरी बार पैसा आएगा तो लिंटर डालेगा, और प्लास्टर और ये कलर पेंट इसका तो करते करते जीवन निकल जाता है, तब घर जा करके पूरा होता है। और कुछ लोगों के जीवन में पूरा ही नहीं होता है। अभी गांव में हम लोग घूमते हैं तो बहुत सारे घर पक्के हैं, लेकिन कलर नहीं है, प्लास्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर बनाना हमारे देश में बहुत मुश्किल काम है। अरे बच्चे को तो पढ़ा नहीं पा रहे, इतनी महंगी शिक्षा हो गई, तो घर कहां से बनाए? तो अब बाबा के अंदर अगर ताकत है चमत्कार करने की तो कर दे चमत्कार। रात में हम लोग कच्चे घर में सो गए, पक्के घर में सो गए, सुबह उठे तो देखा 3 मंजिले का खड़ा है। सबको पता चल जाएगा, टीवी वालों को चर्चा करने की जरूरत है क्या? मगर टीवी वाले हमारा दिमाग खराब करना चाहते हैं कि इसी सब में बजे रहो और अपने हक अधिकार की बात मत करो। इसके लिए टीवी अखबार वाले इस काम पर लगाए गए और वो ये काम कर रहे। उसी प्रकार से अमृत उत्सव का भी प्रचार किया जा रहा है कि अमृत का उत्सव मनाओ भाई, 75 साल हो गए, अमृत काल चल रहा है। हमने कहा चलो भाई उत्सव भी मना लेंगे, अमृत काल भी मान लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि 75 साल की आजादी में जो अमृत निकला उसमें कितना अमृत हम लोगों को मिला, कितना ओबीसी को मिला, कितना एससी को मिला, कितना एसटी को मिला, कितना अमृत मिला हम लोगों को? अरे अमृत काल में सब लोग शामिल है। आजादी सबके पूर्वजों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तभी तो आजादी मिली। आज जो लोग देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी अकेले अंग्रेजों को खदेड़ देते। अगर हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो अंग्रेज ये देश छोड़कर जाने वाले नहीं थे। हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज देश छोड़कर गए। लेकिन आजादी के 75 साल में आजादी का उत्सव तो मनाया जा रहा है और अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आजादी से कुछ अमृत निकला। मगर जो अमृत आजादी से निकला उसमें हम लोगों को भी कोई हिस्सा मिला कि नहीं मिला, ये कैसे पता चले? इसीलिए तो जाति जनगणना की मांग चल रही है। जाति जनगणना की मांग क्यों चल रही है? ये कैसे पता चलेगा कि आजादी के 75 साल में आजादी की जो मलाई निकली, आजादी की लड़ाई तो सबने मिलकर लड़ी, और आजादी की मलाई क्या सबको मिल रही है? लड़ाई लड़ने के लिए सब देश के थे, मलाई खाने के लिए 3.5% वाले इस देश के हैं, बाकी कोई नहीं है, वो अकेले ही खा रहे, और इसलिए वही विरोध करते और कोई दूसरा नहीं विरोध करता जाति जनगणना का। 3.5% ब्राह्मणों को छोड़कर कोई दूसरा जाति जनगणना का विरोध नहीं करता। लेकिन हमारे आपके बीच में आते कहते यादव ले गए, यादव ले गए, यादव ले गए, ले गए, ले गए। तो हम लोग क्या समझते? अच्छा ले गए होंगे। अगर यादव ले गए होते तो यादव जाति जनगणना करवाने के लिए लड़ाई क्यों लड़ते? अरे जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा ना किस जाति के हिस्से में कितनी मलाई आई है। यही तो जाति जनगणना है, किसकी कितनी संख्या है और उसके हिस्से में कितनी मलाई आई है, वो कितना नौकरी में है, कितना उसके पास जमीन है, कितना उसके पास व्यवसाय है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि किसको पता है कि हमने ही सब खाया हुआ है, और इसलिए वो लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। आजकल हमारे लोग बहुत खुश हैं, राहुल जी बोल रहे हैं। कुछ लोग मुझे मिले, कहे अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है पटेल। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा अब राहुल से बड़ा तो कोई नेता ही नहीं रह गया। हमने कहा हो क्या गया? कहा अब राहुल तो बोल रहे हैं ओबीसी के बारे में, अब दूसरे को बोलने क्या जरूरत है? हमने कहा बात तो सही, इलेक्शन घोषित हो गया, आपको पता चला? हमने उनको पूछा कि ये 5 राज्यों का इलेक्शन घोषित हो गया, क्या आपको जानकारी है? हाँ जानकारी तो है।
तो हमने कहा तो बोल क्यों रहे हैं, ये जानकारी नहीं है। 5 राज्यों का इलेक्शन घोषित हो गया है तो बोलना तो पड़ेगा, और इसके बाद फिर लोकसभा का इलेक्शन। कहा केवल 3 अधिकारी ही ओबीसी हैं, 5% बजट ही डील करते हैं। इस पर हमारे लोगों को एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गए हमारे लोग, क्योंकि हमारे लोगों को मैं कहा करता हूं कि इनको हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, ये हल्दी दिखाने से ही पीले हो जाते। अब राहुल गांधी की कई राज्यों में सरकार है, किया क्या जाति आधारित सर्वे है ना? कांग्रेस की सरकार है कि नहीं है? तो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? चलो पहले उनको ज्ञान नहीं हुआ था, चलो मान लेते हैं, नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक, तब राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में थे, तब तक ज्ञान नहीं हुआ था, चलो ये भी मान लेते। अरे अब साक्षात्कार हो गया, ज्ञान हो गया, अरे अब तो करवा लेते जितने राज्य में सरकार थी कांग्रेस की। मगर करवाया क्या? नहीं करवाया। तो भाषण क्यों दिया जाए? जब महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में आई तो राहुल को बोलना किस पर था? चर्चा किस पर चल रही थी पार्लियामेंट में? महिला आरक्षण बिल पर। उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं है, बोलना किस पर था राहुल को कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए? राहुल क्या बोल रहे हैं? नहीं, 3 ही अधिकारी हैं, 5% बजट ही देखते हैं। विषय था महिला आरक्षण बिल, बोल रहे हैं 3 अधिकारी ओबीसी के हैं, 5% बजट ही देखते हैं। अरे बोलना था कि महोदय ये महिला आरक्षण में जब तक ओबीसी का 52% आरक्षण नहीं निर्धारित किया जाता तब तक हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे, ये बोलना चाहिए था ना। बहस तो महिला आरक्षण की हो रही थी कि 3 अधिकारी की हो रही थी। महिला आरक्षण पर ना बोलना पड़े और ओबीसी को खुश भी कर दिया जाए, राजनीति बता रहा हूं। राजनीति से देश चलता है। कोई ये कहे कि हम राजनीति नहीं करते तो बच नहीं सकता है। राजनीति तो सबको चलाती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझोगे तो आप गलत आदमी को वोट दोगे, गलत आदमी को वोट दोगे, आपका सत्यानाश जैसे 75 साल से हो रहा, आगे भी होता है। अब महिला आरक्षण पर क्यों नहीं बोले? क्योंकि जो बिल महिला आरक्षण पर आया वो बिल तो कांग्रेस पार्टी ने ही तैयार किया था और उसको राज्यसभा में पहले कांग्रेस पार्टी ने पास करवाया था। अगर राहुल गांधी बोलते तो बीजेपी वाले कहते कि राहुल जी आपकी पार्टी ने ही तो ये बिल बनाया था जिसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं है, हम क्या करें? तो इसलिए राहुल बच रहे थे, उससे बोलने से बच रहे थे। लेकिन जब तक बैकवर्ड क्लासेज के नेता थे पार्लियामेंट में, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और तमाम लोगों ने, रामविलास पासवान और तमाम लोग नहीं पास होने दिए महिला आरक्षण बिल। केवल इसी बात के लिए रुका था अभी तक। किस बात के लिए? कि ओबीसी का कोटा निर्धारित करो। जितनी बार महिला आरक्षण बिल आया पार्लियामेंट में, इस बात को लेकर विरोध हुआ कि ओबीसी का कोटा उसमें निर्धारित करो। महिला आरक्षण के नाम पर तुम अपनी ही जाति की महिलाओं की संख्या बढ़ाना चाहते हो। काशीराम जी का भी पार्लियामेंट का भाषण है कि अब इनकी संख्या कम हो रही है, पिछड़ों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ रही है, इसलिए महिला आरक्षण दे करके अपनी संख्या, अपनी महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ाना चाहते हैं। ये काशीराम जी का भी भाषण है। उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था जब वो पार्लियामेंट में सांसद थे। तो सवाल ये है, जब तब ये गलत था तो आज सही कैसे हो गया? जब तब गलत था, ओबीसी आरक्षण के बगैर महिला आरक्षण बिल गलत था, तो आज सही कैसे हो गया? लेकिन आज सब ने रोना रो करके कि ओबीसी को मिलना चाहिए और सब ने समर्थन कर दिया। जैसे 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सबने समर्थन कर दिया। अरे जब ओबीसी को 52% इसलिए नहीं मिला कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए ओबीसी को 52% नहीं मिला। तो ईडब्ल्यूएस 10% कैसे आ गया 50% के ऊपर? राज्यसभा में बहुमत नहीं था उस समय बीजेपी का, पास कैसे हो गया?
बाहर आकर के लोग विरोध करते हैं, अंदर में समर्थन कर दिया। राज्यसभा में रोना रो रो करके समर्थन कर दिया कि महोदय ओबीसी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बहुत रोना रोया, और उसके बाद कहा महोदय इस बिल का हम समर्थन करते। अरे ये भी तो कह सकते थे सारी विपक्षी दल के लोग इकट्ठा होकर के कि महोदय हम 10% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। चलो, आप उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, आपकी राजनीतिक मजबूरी थी, समझ सकते हैं। आप ये कहते कि महोदय चलो इनको 10% देना है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी समय एक बिल और ले आओ, ओबीसी को भी इसी समय 52% लागू कर दो, 10% इनका भी मान लेते हैं, 52% हमारा, तुम लोग मान लो, बात बराबर कर लेते हैं, इसी समय लाओ, इसी समय पास करो, इसी समय बात को खत्म करते हैं। ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा हुआ नहीं इसलिए 10% आरक्षण लागू नहीं हुआ। 10% आरक्षण लागू हो गया, 52% आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। जो कंडीशन आज बन रही है, यही कंडीशन 2014 में भी बनी। लग रहा था सरकार बदल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो गया? आज जो निजीकरण हो रहा है, एक एक चीज अडानी को दी जा रही है। तो मोदी जी ने तो कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अब कह रहे हैं देश नहीं बचने दूंगा। मन ही मन कसम खा लिया कि जब तक एक एक चीज अडानी को नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। तो दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भागवत जी क्या बोल रहे हैं? आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इनके ऊपर 2000 साल से बहुत अन्याय किया है, अब हमें 200 साल तक बर्दाश्त करना पड़े तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। भागवत जी का यही कहना है। तो क्या अब हम लोग उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, वो बर्दाश्त करेंगे 200 साल? क्या ओबीसी एससी एसटी अब उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है? हम तो कर नहीं रहे। आज भी मूंछ रखने की वजह से शेड्यूल कास्ट की पिटाई होती है, आज भी घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पिटाई होती है, आज भी आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया गया मध्य प्रदेश में, आज भी ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ओबीसी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, आज भी नहीं हो रहा। हमारी जितनी संख्या है उतना हमको हर जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आज भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हम अत्याचार करने लगे जो भागवत जी कह रहे हैं कि अब हम सहन करेंगे 200 साल तक? तो मीठी बात बोलकर हम लोगों का वोट लेना चाहते हैं, दोनों तरफ से यही कोशिश चल रही है। राहुल जी भी मीठी बात बोलकर वोट लेना चाहते हैं और भागवत जी भी मीठी बात बोल करके वोट लेना चाहते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आंदोलन में शक्ति है, आंदोलन में ताकत है। अगर हमारा आंदोलन निरंतरता में चलता रहेगा तो आने वाले समय में कोई भी सरकार बने उसको गिनती करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन नहीं चलेगा, आंदोलन मजबूत नहीं होगा, तो ये बयान ही देते रहेंगे, करने धरने वाले नहीं है, बयान ही देते रहेंगे। आज सरकार क्यों डरी है जनगणना के नाम पर? इतना डरी है कि जनगणना ही नहीं करवाया। 21 में जनगणना होना चाहिए था ना। अरे तो 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल रहा है, क्यों नहीं हो रही जनगणना? सरकार कह रही कोविड है इसलिए नहीं हो रहा है। तो कोविड है, कब का चला गया, तब से कितने चुनाव हो गए, फिर चुनाव हो रहे हैं। तो कोविड क्या जनगणना रोकने का कारण है? कोविड जनगणना रोकने का कारण नहीं है, आपके आंदोलन का दबाव जनगणना रोकने का कारण है कि अगर जनगणना करेंगे और उसमें ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो देश में बवाल खड़ा होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो खुलेआम कह दिया है करके दिखाओ, जनगणना करके दिखाओ, बिना हमारी जनगणना के करके दिखाओ, हम भी देखते कैसे करते हैं। होने नहीं देंगे तो पता है बवाल खड़ा हो जाएगा। 2024 का इलेक्शन सर पर है, अगर देश भर में ओबीसी के लोग सड़कों पर आ गए कि जनगणना में हमारी जनगणना करो तो 24 का इलेक्शन तो हार जाएगा। तो इसलिए सरकार लीपापोती में लगी हुई,
इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट गया मामला, नीतीश कुमार जी जो जनगणना कर रहे हैं उसका, जनगणना तो वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जनगणना करने की पावर नहीं है संविधान के मुताबिक। ये भी जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। प्रचार हो रहा है जनगणना हो गई हो गई हो, अरे जनगणना नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जनगणना कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कर सकती है। सर्वे और जनगणना में अंतर है। जब नीतीश जी ने सर्वे का काम शुरू किया तो कई लोग हाई कोर्ट गए, तो नीतीश जी ने वहां कहा अरे हम कहां जनगणना कर रहे हैं, हमको कहां राइट है जनगणना करने का, हम तो सर्वे कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट नहीं रोक पाया, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया, फिर यही बात उन्होंने कहा हम कहां जनगणना कर रहे हैं, हम तो सर्वे कर रहे हैं, जनगणना का राइट हमें नहीं है, हमें सर्वे करने का राइट है, हम सर्वे कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, तो सवेरे के टाइम में लगाया एफिडेविट, क्या लगाया, राज्य सरकार को सर्वे भी करने का अधिकार नहीं है। फिर सोचा इससे तो बड़ा हल्ला मचेगा देश में, पहले से ही हल्ला मचा हुआ है कि नीतीश कुमार कर रहे थे, मोदी ने रोक दिया, बड़ा हल्ला मचेगा। तो सोच समझ कर फिर दोपहर बाद दोबारा एफिडेविट लगाया, कहा यह गलती से हो गया, अब दोबारा लगाया, नहीं राज्य सरकार कर सकती है। अब वो लगाते ना लगाते, जब संविधान में लिखा है कि राज्य सरकार सर्वे कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता कि राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन उन्होंने क्यों लगाया, उन्होंने इसलिए लगा दिया कि हम भी लोगों में प्रचार कर सके कि हमने तो कह दिया राज्य सरकार कर सकती, मतलब जो अपने ऊपर था उसको राज्य सरकारों के ऊपर टाल दो और खुद बच जाओ। तो ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है कि देश में ओबीसी की जितनी संख्या है, अब मान लो हम लोग कहते थे कि ओबीसी की आबादी 60% के आसपास है, 65 तक जा सकती, अब बिहार में जो आंकड़े आए वो 63% से ज्यादा के आंकड़े हैं। अगर पूरे देश की जनगणना हो जाए तो आंकड़े इसी के आधार पर आएंगे, लगभग इसके आसपास ही आएंगे। अब आप बताओ अगर 63% भी मान लो तो 63% नौकरी, 63% व्यवसाय, 63% जमीन, 63% कल कारखाने उद्योग धंधे, सब 63% हो जाएंगे। अब हम लोग अगड़ा बनना चाहते हैं, कैसे, टाइटल बदलकर, नाम बदलकर, इससे अगड़े बन पाएंगे, अपनी जाति के आगे क्षत्रिय लगाकर। जितनी महासभा बनती कैसे बनती, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय यादव क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय पाल गडरिया क्षत्रिय महासभा, ऐसे ना महासभा बनती है। तो उससे अगड़े हो गए हम लोग। इतना दिन से तो महासभाएं चल रही है, सैकड़ों साल से जातियों की महासभाएं चल रही है, अगड़े हो गए। अरे इससे अगड़े नहीं होंगे, क्षत्रिय लिखने से अगड़े तब होंगे जब ये गिनती करवाएंगे और 63% जमीन में, 63% नौकरी में, 63% व्यवसाय में, 63% राजनीति में, 63% कल कारखाने उद्योग धंधे में, 63% हर जगह जब ले लेंगे, अरे अपने आप ही अगड़े हो जाएंगे, फिर कहने की जरूरत है, अपने आप ही हो जाएंगे अगड़े। तो ये अगड़े होने, इस तरीके से अगर अगड़ा होना चाहते तब तो वास्तव में अगड़े होंगे, नहीं तो क्षत्रिय लगाते रहो और कुटाई पिटाई का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। अभी देवरिया में कांड हुआ, आजमगढ़ का भी मामला है, तमाम जिलों का मामला है, कौशाम्बी का मामला है, उसके पहले जौनपुर में एक मामला था, प्रतापगढ़ में कई मामले हुए, बलिया में प्रशासन के सामने एक पाल बिरादरी के युवक की एसडीएम के सामने गोली मार दिया गया। तो ये सारे बैकवर्डों के ऊपर घटनाएं हो रही और बाद में उनको परेशान भी किया जा रहा। जैसे अभी देवरिया मामले में क्या हो रहा है, एक पक्षीय काम चल रहा है भाजपा के द्वारा। अरे जब पहले प्रेम यादव की हत्या हुई तो घटना की शुरुआत किसने की? जब घटना की शुरुआत उन्होंने किया तो अकेले दोषी इनका परिवार कैसे? एक को सर पे बिठा रहे हो और दूसरे को दोषी करार दे रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा न्याय है?
तो ये सारी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें हो रही है। देश में जिनकी संख्या 85 से 90% है, वो शासन प्रशासन में नहीं, वो नहीं है जिनकी संख्या 85 से 90%। राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई और पत्रकारों को भी पूछ लिया, कहा कितने तुम लोगों में कितने हो भाई इस हाल में? एक ने हाथ खड़ा किया, वो भी कैमरामैन था। एक ने हाथ खड़ा किया, पूरे पत्रकार जितने इंटरव्यू लेने गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें एक ने हाथ खड़ा किया और वो भी कैमरामैन था, वो भी पत्रकार नहीं था। तो आप समझ जाओ कि क्या स्थिति है देश में। और अब देश में ये स्थिति है तो हमको जाति धर्म के नाम पर बहकाया जाए। हर जाति में एक नेता निकलता, क्या कहता? सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बिरादरी पीछे रही। बिरादरी का आदमी खुश, जब सारी बिरादरी आगे चली गई, हमारी पीछे रह गए। नेताजी आगे ले जाने के लिए आए तो नेताजी के पीछे चलो, तो बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे है। ऐसा कि नहीं है? अब नेताजी बन गए मंत्री, बेटे को भी बना लिया, कोई पति को बना लिया तो कोई पत्नी को बना लिया। उनका काम तो हल हो गया, अब आपका काम कैसे हल होगा? फिर आई पंचायत अधिकारी की भर्ती और ओबीसी को 27% की जगह 9.5% आरक्षण मिल गया। उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, दूसरी जगह का नहीं। फिर नेताजी ने अखबारों में रोना रोया, बहुत गलत हो रहा है, 27 मिलना चाहिए। फिर वो अखबार लेकर नेताजी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, कोई बोलता नहीं, हमारा नेता तो बोलता है। तो बोलने से कुछ हो गया? हुआ कुछ? अरे जो विपक्ष में है वो भी बोले और जो सरकार में मंत्री है वो भी बोलकर ही चुप हो जाए, तो फिर फायदा क्या है सरकार में रहने? अगर सरकार में रहकर न्याय करवाता तब ये माना जाता चलो सरकार में है, हमारे साथ न्याय हो गया। जब सरकार में रहने के बाद भी न्याय करवाने की हिम्मत नहीं है तो फिर बोलना ना बोलना क्या फायदा है? अरे जो विपक्ष में है उसको बोलने के अलावा कुछ हाथ में नहीं हो, बोल ही सकता है, आंदोलन कर सकता है, धरना कर सकता है, रैली कर सकता है। मगर जो सत्ता में है वो तो कलम पकड़कर करवा सकता है, नहीं तो कह सकता है नमस्कार, या तो हमारे समाज का काम करो, नहीं तो नमस्कार, जा रहे हैं। मगर ये नहीं कहते नेता। नेता सोचते इधर भी, क्योंकि उधर तो अपना काम बन रहा है, इधर जनता बहुत विरोध में ना जाए, इसलिए थोड़ा अखबार में 4 लाइन की खबर तो बनती है कि ओबीसी के साथ गलत हो रहा है। तो ये जो जाति का नशा है ये बड़ा सत्यानाश कर रहा है। अब ये भी दो तरीके के, जिस जाति की पार्टी मजबूत है वो सोचता है कुछ भी हो जाए, गधे को टिकट दे, कुत्ते को टिकट दे, घोड़े को टिकट दे, देना तो उसी को है। और जिस बिरादरी की पार्टी थोड़ा कमजोर है वो क्या सोचता है, और दिन भर माहौल बनाता, सरकार बहुत गलत कर रही, बहुत गलत कर रही, बहुत गलत कर रही, बहुत। तब तक उसकी बिरादरी वाला टिकट लेकर आ गया, जब बिरादरी वाला टिकट लेकर कह दिया तब फिर क्या कहता है, सरकार तो बहुत गलत है लेकिन अब क्या बताएं, बिरादरी की इज्जत का मामला है, बचाना तो है। सारा गुड़ का गोबर हो गया, सारा गुड़ का गोबर हो गया। अब वो जीत जाएगा विधायक, उसकी हिम्मत है अध्यक्ष के अनुमति के बगैर बोल दे विधानसभा में, है हिम्मत। जितने जीत कर जाते कोई बोलता है, तो आपका बिरादरीवाद किसको मजबूत कर रहा है? आपको मजबूत कर रहा है या 3.5% ब्राह्मण जिसकी पार्टी है उसको मजबूत कर रहा है? आपका बिरादरीवाद आपकी बिरादरी को नहीं मजबूत कर रहा है, आपका बिरादरीवाद 3.5% ब्राह्मणों को मजबूत कर रहा है, और फिर वो आपका हक अधिकार खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये बात कब समझेंगे हम लोग? तो ये जाति का नशा उतारना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा जो लड़े उसी को वोट देंगे। लोग क्या कहें, वो तो वोट खराब हो जाएगा, जीतेगा थोड़े। अच्छा, जो जीत गया उसको दे दिया, कैसे वोट सही हो गया जब वो तुम्हारी लड़ाई ही नहीं लड़ रहा है? और उसका समर्थन लेकर के सरकार जो है तुम्हारे समाज के लिए गलत काम कर रही है, तो वोट तो तुम्हारा खराब ही हो गया, भले तुम जिता दिए उसको। तो हमें समझना पड़ेगा, तो जाति धर्म का जो नशा है इसको उतारना पड़ेगा।
और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए काम करना पड़ेगा। इस आंदोलन संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। देखो, जाति के नाम पर कोई अधिकार नहीं, धर्म के नाम पर भी कोई अधिकार नहीं। अधिकार किस पर है? एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर। अगर इस पर संगठित हो जाओगे तो अधिकार मिल जाए। जब 92 में मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% को केवल 27% आरक्षण मिला, 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया। अगर उस समय लोग ये समझ पाते कि धर्म के नाम पर अधिकार नहीं है, ओबीसी के नाम पर अधिकार है, और पार्लियामेंट घेर लिए होते तो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी समाज के बच्चों को मिल गई होती। लेकिन उस समय ये नहीं समझ पाए और धर्म के झांसे में आ गए, और झांसे में आ गए तो बाबरी मस्जिद गिराया। बाबरी मस्जिद गिराया तो चलो नौकरियां कुर्बान कर दिया मंदिर के लिए, तो मंदिर में ही जगह ले लेते, लिया। मैं एक दिन फैजाबाद में मीटिंग कर रहा था, साहू महाराज की जयंती पर कार्यक्रम था, तो एक पटेल जी बोल रहे थे, बोले मैं कटियार जी के घर गया। क्यों? कि शिलान्यास में उनको नहीं बुलाया गया तो उनके घर चले गए। पटेल जी पूछा, कटियार जी कैसा लग रहा है आपको नहीं बुलाया गया? कहा बहुत खराब लग रहा है। अब खराब लग रहा है मगर बोल नहीं सकते खराब लग रहा है। क्यों नहीं बोल सकते? वो भी बता देते। इसलिए नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा मस्जिद तो वहां जहां थी वहां मंदिर बनेगा, लेकिन मस्जिद गिराना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मंदिर तो बनेगा लेकिन मस्जिद जिन लोगों ने गिराई वो गलत था, गलत किया। इसका मतलब क्या है? जिसके जिसके ऊपर मस्जिद गिराने की केस चल रही है वो बरी नहीं हुआ, भले मंदिर बन रहा है तो तलवार लटकी हुई है। जिस दिन कटियार विरोध करेंगे उस दिन तलवार गिरेगी। इसलिए चुप, कटियार चुप, उमा भारती चुप। कल्याण सिंह ने एक बार बोला जब वो राज्यपाल पद से रिटायर हुए, कहा अब हम फिर से राजनीति करेंगे। तब तक नोटिस आ गई। कौन से मामले में? बाबरी मस्जिद गिराने वाले में। सरकार उन्हीं की सरकार, फिर भी नोटिस आ गई बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में। फिर कल्याण सिंह जी दोबारा कभी नहीं बोले। तो ये जो स्थिति है कि धर्म के नाम पर हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और 3.5% के ब्राह्मण जो अपने वोट से गांव में सरपंच नहीं बना सकते, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जिनकी प्रधान बनाने की हैसियत नहीं है वो प्रधानमंत्री बना रहे। और हम लोग जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें शासन करती जमात बनना, लिख लो अपनी दीवारों पर हम शासक हैं इस देश के। जगदेव प्रसाद ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो हमारे पूर्वज काशीराम जी ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारे पूर्वज जिनको राजपाट का सपना दिखाते चले आए कि राज करो, उनको आरएसएस बीजेपी वाले क्या कह? अरे हम तो हैं ही शासन में, तुमको राशन दे रहे हैं, तुम राशन पर रहो, हम शासन पर रहे। तो हमारे लोग राशन में ही खुश है, वो शासन में खुश है, हम राशन में खुश है। तो हमारा सोचने का लेवल नीचे गिरा दिया जा रहा है। जितना सोचने का लेवल नीचे गिरेगा उतना ज्यादा ही हमारे हक अधिकार खत्म होंगे। हमारा सोचने समझने का लेवल नीचे गिराया जा रहा है। इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, इसको सबको समझाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठकर हक अधिकार की लड़ाई के लिए ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी सबको एकजुट होने की जरूरत है। 90% को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ही नुकसान हुआ है। तो हम नहीं एकजुट होंगे कौन एकजुट हो? अब बताओ हमारी आपस में क्या लड़ाई? जब शेड्यूल कास्ट को भी पूरा नहीं मिला, कागज पर मिला, कोटा नहीं पूरा। शेड्यूल ट्राइब का भी कोटा पूरा नहीं हुआ। ओबीसी को तो मिला ही नहीं पूरा, तो पूरा होने का सवाल ही नहीं। जो 27 मिला वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो जब हमारा आपस में किसी को नहीं मिला है तो हम सब इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? क्या दिक्कत है? अरे चलो हमको नहीं मिला तो 75 साल से हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को मिल गया? अरे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से तो लड़ ही रहे हैं।
तो एक भी मुसलमानों की पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई पार्टी? तो हमारी बनाया। ओबीसी की किसी पार्टी ने 5 साल के लिए केंद्र सरकार बनाया है? एससी की किसी पार्टी ने केंद्र सरकार बनाया? एसटी की किसी पार्टी ने केंद्र सरकार बनाया? जिनकी आबादी 90% है, उनकी एक भी पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट 75 साल में 5 साल भी नहीं चलाई। लोकतंत्र है, हम लोग लाइन लगाकर वोट दे रहे हैं। शासक वर्ग वही है जो बना हुआ है। इसलिए सरदार भगत सिंह ने कहा था कि इस आजादी से 10% लोग आजाद होंगे, 90% लोग आजाद नहीं होंगे। इसलिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि तुम लोग 10% लोग 90% लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते। और इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था कि गांधी और कांग्रेस की आजादी से देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, देश में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, ब्राह्मण तंत्र आएगा। और वो चल रहा है। एक ब्राह्मण थोड़ा मीठा बोलना शुरू करता है, हम उधर झुक जाते हैं। फिर उससे उब जाते हैं 5 साल 10 साल में, फिर दूसरा ब्राह्मण थोड़ा मीठा बोलना शुरू करता है, फिर हम उधर जाते। अरे तो अपना कब करेंगे? एक बार ये ब्राह्मण, एक बार वो ब्राह्मण, और दोनों ने समझौता किया, मारो 10 जूता। 10 जूता मारता है तो हम लोग चिल्लाते हैं तो कहते हैं, तब दूसरा ब्राह्मण मीठा बोलता है, अरे बहुत जूता मार रहा है, गलत कर रहा है, बहुत गलत हो रहा है, जूता मार रहा है। हम कहते नहीं, ये वाला ठीक है। तो पहला वाला उसको समझा देता, देखो हम 10 ही मार रहे थे, ये चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे पास जाने वाले हैं, और तुम भी बहुत मीठा मीठा बोल रहे हो, तो ठीक है, तुम्हारी सरकार बनेगी तो 10 का 8 मत करना, 5 जूता और बढ़ा ही देना। तो अगला आता है तो 5 और बढ़ा देता है, फिर और चिल्लाते, अरे वो तो 10 ही मार रहा था, अब तो 15 हो गया। जैसे कह रहे हैं, अरे पुराने दिन ही ठीक थे, नए दिन तो और खराब हो गए, कह रहे हैं ना। तो 10 ही मार रहा था, ये तो 15 मार रहा है, और खतरनाक है। तो फिर इसके खिलाफ तब वो थोड़ा सहलाना शुरू करता, अरे बहुत गलत हो रहा है, अरे इतना पिटाई इतना ठीक नहीं है भाई, बहुत गलत हो। हम कहते नहीं, वो बदल गया, थोड़ा बदल गया तो हम फिर उधर चले जाते हैं। तो फिर ये कहता, देखो तुम 15 कहे थे ना, हम 15 मारे तभी ये तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। अगर हम 10 का 8 कर दिए होते तुम्हारी तरफ नहीं जाते, हम 10 का 15 कर दिए इसलिए तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, तो 5 और बढ़ा देना आपकी आना। तो ये 75 साल से 5-5 जूते हमारे बढ़ रहे हैं। ये तो बीच में जनता दल बैकवर्डों की सरकारें आई, इसलिए मंडल कमीशन लागू हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत मिल गया, नहीं तो ये कुछ भी मिलने वाला हम लोगों को नहीं था। ये जो देश भर में बैकवर्डों के नेता पैदा हुए, इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो हम लोग राहत महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह से कर रहे हैं। लेकिन अब अंदरूनी एक प्रचार और चला है, नहीं अब क्षेत्रीय दलों से कुछ नहीं होगा, राष्ट्रीय कौन? कांग्रेस बीजेपी, दो ही बस, तीसरा कोई नहीं। तो इतना बढ़िया लोगों का माइंड सेट किया जाता है, तो हमको समझने की जरूरत है इन सब बातों को, और अपना आंदोलन मजबूत करने की जरूरत है। हम सब इकट्ठा हो सकते हैं, और इकट्ठा होने में दिक्कत, देखो जब हम छोटे थे तो पहले तराजू से तौल कर, समझ आता हो रहा है, तराजू से तौल कर अनाज बेचा जाता। तो बाबा जी जब हमारे तौलते थे तो पहले तौल पूरी हो जाती, मान लो 5 कुंटल देना, 5 कुंटल हो गया, तो उसके बाद तराजू से उठाते थे और दे देते थे उसको। सब किसान करते थे, एक जगह नहीं, सब लोग करते थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसी का हक खाना नहीं चाहते। देश में किसान मजदूर किसी का हक खाना नहीं चाहता है, और इसलिए ये सीधा है, इसलिए इसका हक ही दूसरे लोग खा गए। हम किसी का खाना नहीं चाहते तो हमारा ही दूसरे लोग हड़प गए। तो अब ये तय करना, अब भी ये सिद्धांत लागू करना, हम किसी का हक खाना नहीं चाहते, लेकिन उसके साथ एक लाइन जोड़ लेना है कि हमारे हक पर कोई कब्जा करेगा तो ये भी बर्दाश्त नहीं है, और हम अपने हक पर किसी का कब्जा होने नहीं देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब ये भी तय कर लेना, नहीं तो भोले बाबा बने रहो, सीधे साधे बने रहो। तो ये सीधे साधे बनने में ये सारा मामला है। देखो जब आजादी
बैकवर्ड लोगों ने तो कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, हर वर्ग के लोग संघर्ष कर रहे थे कि आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। बैकवर्ड केवल आजादी आजाद कराने में लगा था। आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा इसके बारे में कोई टेंशन हम लोगों को नहीं थी। आज भी नहीं है। आज भी देश का विकास हो रहा है, बस हो रहा है। देश का विकास कहाँ हो रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा कहाँ हो रहा है। हमारी हालत दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, मगर हम झंडा बुलंद किए हैं कि देश का विकास होना चाहिए। अगर थोड़ा समझा दो, नहीं देखो महंगाई कितनी बढ़ गई, तुम्हारी फसल की कीमत। अच्छा, हम कितने भोले हैं, अभी तक ये नहीं समझ पाए कि जब हम मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कितने में दोगे भाई। जैसे मान लो मोबाइल लेने गए, पूछते कितने में दोगे, कोई चीज खरीदने गए, साबुन तेल नमक जो भी। लेकिन वही जब हम अपना बेचने जाते हैं तब क्या पूछते हैं, कितने में लोगे। अरे तो एक ही कानून होना चाहिए, एक ही नियम होना चाहिए, या तो खरीदने वाला दाम बताए या तो बेचने वाला दाम बताए। जब हम खरीदार होते हैं तब बेचने वाला दाम बताता है, और जब हम विक्रेता होते हैं तब खरीदने वाला दाम बताता है कितने में लें। तो ये उल्टी गंगा 75 साल से बह रही, हम इतना भी समझ नहीं पाए कि उल्टी बह रही, इसको सीधा करना है। तो इसलिए हमें अपने समाज को जागृत करना होगा, गांव गांव में संगठन बनाना होगा। देखो हम लोग नारा लगाते ओबीसी शेर है, जागने की देर है। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा इसमें थोड़ा सुधार करो। तो कहा क्या सुधार करें। हमने कहा ओबीसी शेर है यहां तक सही है, जागने की देर है इसमें थोड़ा कमी है। तो कहा क्या कमी है। हमने कहा देखो रामायण में कुंभकर्ण एक पात्र थे, तो वो 6 महीने में जाग जाते थे, ऐसा लिखा गया। तो उनकी टाइम लिमिट थी कि 6 महीने में जाग जाए। अब आप नारा लगा रहे हो ओबीसी शेर है, जागने की देर है, तो कितना दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई टाइम लिमिट है जागने की। 600 साल तक इंतजार करें तो भी कोई गारंटी है। और 600 साल में ना हम रहेंगे ना तुम लोग नारा लगाने वाले रहोगे। तो हमने कहा इसमें परिवर्तन करो, ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है, जागने की देर नहीं है, जगाने की देर है। विज्ञान का नियम है कोई वस्तु तब तक उसी अवस्था में पड़ी रहती है, अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ओबीसी जिस स्थिति में है, सोने की स्थिति में, वो तब तक उसी स्थिति में पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा कि उसकी गति में परिवर्तन किया जाए, तब तक वो जागेगा नहीं। वामसेफ लंबे समय से इस पर कोशिश कर रहा है। मेहतराम साहब तो बाद में, उसके पहले काशीराम साहब, खापर्डे साहब, सब लोगों ने कोशिश की। खापर्डे साहब ने जब बड़ी कोशिश किया तो शरद यादव जी जब सांसद थे तो खापर्डे साहब को मिलने के लिए गए और कहा हम संसद के हाल में आपका सत्कार करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। तो खापर्डे साहब ने कहा, खापर्डे साहब बहुत तटस्थ व्यक्ति थे, उनको स्वागत वागत से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता। तो उन्होंने कहा देखो हमारा स्वागत वागत करवाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये लड़ाई जो आप बोल रहे हो पार्लियामेंट में ओबीसी की लड़ाई, ये आप बोलते रहो, यही हमारा सत्कार है, यही हमारा स्वागत है, और हम ज्यादा स्वागत वागत में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये लंबे, देखो वाम से कभी कोई कह रहा था धुआं नहीं दिख रहा है, अब दिखने के लिए नजरिया होना चाहिए। एक नजर है और एक नजरिया है। नजर ये है, नजर से सारी चीजें नहीं दिखती, नजरिया से चीजें दिखती। आज अगर मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है जाति व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई, गलती किया, अरे किसका दबाव है, अब तो सरकार भी है हर जगह उनकी। आज उनको अगर ये कहना पड़ रहा है कि 200 साल तक हम इनका अत्याचार सहने के लिए तैयार है, क्यों कहना पड़ रहा है। समाज में कुछ हो रहा है तब तो कहना पड़ रहा है। जिन मुसलमानों को कहते थे विदेशी है मुसलमान, जब से हम लोगों ने डीएनए की चर्चा शुरू कर दिया, अब उनका कहना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। तो हम बदल रहे हैं को वो बदल रहे हैं।
तो जो बदल रहा है वो कमजोर पड़ रहा है कि जो नहीं बदल रहा है वो कमजोर पड़ रहा है? कौन कमजोर पड़ रहा है? जो बदल रहा है वो कमजोर पड़ रहा है, ये समझने की जरूरत है। कोई नेता तो ये काम कर नहीं रहा है। जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है क्या? फिर ये परिवर्तन समाज में कैसे आ रहा है? इसका मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से परिवर्तन आ रहा है। अब कुछ लोग इसमें भी भ्रमित हो जाते हैं, सर वो भी नेता है, वो भी नेता है, वो भी नेता, किसको माने सर? बड़ी समस्या है। हमने कहा किसी को मान लो यार, तुम यही बताओगे किसको माने, किसी को नहीं मानोगे तो कोई काम करोगे नहीं। अरे किसी के साथ करोगे, थोड़ा दिन में समझ में आएगा तुमको क्या सही है क्या गलत है, तो कम से कम ढूंढते ढूंढते सही तो जगह तो पहुंचोगे। तो हमारे लोग भ्रमित ज्यादा होते हैं। और एक भी जगह, मैं राजस्थान में राज्य अधिवेशन हमारा लगा था, तो एक साथी आए तो बोलने लगे कि गाना गाने लगे कि भगत सिंह, उस दिन भगत सिंह की जयंती थी, तो गाना गाने लगे कि भगत सिंह तुम दोबारा से जन्म ले लो इस देश में, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उनको कहा बाद में जब मेरा नंबर आया कि आपको लगता है भगत सिंह दोबारा जन्म लेंगे? कहा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमने कहा जब जानते हो ऐसा नहीं होगा तब रास्ता क्या है? तो बोल नहीं रहे थे। तो हमने कहा अब दो ही रास्ता है, या तो भगत सिंह बन जाओ, या तो अपने घर में किसी को बना दो। लेकिन ये दोनों नहीं चाहते हमारे लोग। ये दोनों नहीं चाहते। वो चाहते भगत सिंह तो होना चाहिए, पैदा भी होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी वाले घर में ही पैदा होना चाहिए, अपने घर में पैदा नहीं होना चाहिए। वो सबको यही सुनाते रहते, अरे इतने संगठन है, इतने चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, क्या करें, किसके साथ जाएं, किसकी मत, और किसी को नहीं करते, किसी की नहीं। गाना सबका गाते रहते। तो देश की परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, और उस बदलने की जो जड़ में है, जो जमीन में है, जो दिखाई नहीं देता, वो वामसेव संगठन है जो लगातार देश भर में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे 31 राज्यों में 563 जिलों में है किसी का? अरे है ही नहीं, तो देशव्यापी माहौल कहां से बना है? या तो आरएसएस का है या तो हमारा है, तीसरे किसी का है ही नहीं, तीसरे किसी का नहीं। और कुछ जगह तो अब जहां हमारा है वहां आरएसएस का भी नहीं, ऐसा भी है। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। और जैसे जैसे आइडियोलॉजी फैल रही हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में, तो वही लोग छोड़ छोड़ से आ रहे, बोलते दिमाग ही घूम गया, पहली बार सुना तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वजों ने त्याग परिश्रम किया, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, उसका असर अब दिख रहा है। और इतने बड़े पैमाने पर जागृति चेतना इसके पहले कभी थी? कभी नहीं थी। इसी से तो घबराए हुए हैं लोग, इसीलिए तो ये सारा चल रहा है। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? कभी सोचा हम लोगों ने? मैं भी बहुत दिन तक सोचता रहा, कौन सी दुश्मनी थी भाई हमसे? तो पता चला कि जब कांग्रेस में चुनाव हो रहा था तो नेहरू को वोटे नहीं मिला, सारा वोट सरदार पटेल को मिल गया। तो नेहरू जी बहुत दुखी हुए, तो गांधी जी की कृपा से प्रधानमंत्री तो बन गए। लेकिन नेहरू जी के दिमाग की बत्ती जली कि अंग्रेज जाति जनगणना करते, अगर हम भी जाति जनगणना करेंगे तो 1931 के बाद 1941, 41 के बाद 51, और पहला चुनाव कब हुआ? 52 में। तो 51 में गिनती होगी, 52 में चुनाव है, और 51 में गिनती होगी, 52 में चुनाव है। तो जिस कांग्रेस को हमारे पूर्वजों ने, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन्होंने बनाया, उसके अंदर का चुनाव, आम पब्लिक का चुनाव नहीं, कांग्रेस के अंदर का चुनाव। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं जीत पाया। कल जनगणना के आंकड़े आएंगे, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%। जब ये आंकड़े आएंगे, आम चुनाव कैसे जीतेंगे? कांग्रेस का अंदर का चुनाव नहीं जीत पा रहे, आम चुनाव कैसे जीते?
और एक बार किसी तरीके से जीत जाएंगे, दोबारा तो नहीं जीतेंगे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई, इसलिए रोका। और ये बात बराबर इंदिरा जी को समझ में आई, ये बात बराबर नरसिम्हा राव को समझ में आई, ये अटल जी को भी उतना ही समझ में आई, भले ही वो विरोधी दल के थे। और 2011 में प्रणब मुखर्जी को भी उतना ही समझ में आई। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, हमने 2011 में जनगणना करवाई, झूठ बोलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया। अगर जनगणना होती तो बाध्यकारी होता उसका रिपोर्ट जारी करना, जनगणना की रिपोर्ट नहीं रोक सकते थे। सेंसस एक्ट 1948 के तहत अगर जनगणना होती, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए, तो इसलिए नहीं हुआ। इसलिए मुझे कल परसों पत्रकारों ने पूछा कि आपको विश्वास है राहुल गांधी कराएं? हमने कहा हमें विश्वास नहीं है राहुल गांधी कराएंगे, लेकिन हमें अपने आंदोलन पर विश्वास है कि कोई भी सरकार बने, जाति जनगणना के बगैर जनगणना होने नहीं देंगे। ये हमें अपने ऊपर विश्वास है। राहुल गांधी पर तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास है। और इसलिए इस आंदोलन को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 नवंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने लखनऊ में रखा हुआ है, उसमें आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर आइए, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या ही ताकत है। जिसके पास ज्यादा संख्या उसकी ज्यादा ताकत, जिसके पास कम संख्या उसकी कम ताकत। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को वहां आना चाहिए। इसका निमंत्रण आप लोगों को देते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, आगे भी कार्यक्रम है, तो इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुल्क।